हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर गोगा और डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे एडीएमई स्टडीज़। उसमें से हम ई वाला पोर्शन, दैट मीन्स एक्सक्रीशन, पढ़ेंगे। एडीएम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, और तीन बेसिक चीज़ें एक्सक्रीशन की जो होती हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक इज एडीएमई। अब्जॉर्प्शन के बाद दवाई ब्लड में आ गई, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होके टिश्यूज़ में चली गई, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, और मेटाबॉलिज्म होके क्या हो गई वो? यस, वाटर सॉल्युबल। रिमेंबर, इनएक्टिव मत बोलना, वाटर सॉल्युबल हो गई। और अब ये जो दवाई है, चाहे वो एक्टिव है चाहे इनएक्टिव है, ये हमें बॉडी से बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस, इट हैज़ टू गो आउट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन को एलिमिनेशन कहते हैं। तो एलिमिनेशन इधर वे बाय मेटाबॉलिज्म और बाय एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक पार्ट है एलिमिनेशन। ठीक, तो एक्सक्रीशन के लिए मेन ऑर्गन क्या होता है सबको पता है? किडनी होता है, रीनल एक्सक्रीशन होता है। ठीक, बट एक इंपॉर्टेंट याद करना है, एक दवाई है लिथियम, सीएनएस की दवाई है, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह में देते हैं। लिथियम जो है, इट कैन बी एक्सक्रीटेड इन दी स्वेट एंड सलाइवा ऑल्सो। तो लिथियम का कुछ कुछ पोर्शन सलाइवा और स्वेट में भी निकलता है। बाकी मोस्टली दवाइयाँ तो किडनी से ही एक्सक्रीट होती हैं। तो वी विल लिमिट आर डिस्कशन मेनली टू रीनल एक्सक्रीशन। ठीक, तो जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? यस, नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सबको पता है, ग्लोमेरुलस हो गए, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स हो गए, फिर लूप ऑफ हेनले आ गए, लूप ऑफ हेनले आ गए, फिर उसके बाद डिस्टल टिब्यूल्स हो गए, और फिर कलेक्टिंग डक्ट हो गए। ये नेफ्रॉन के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो ये जो दवाई है जो ब्लड में आ चुकी है, ठीक है, किडनी में सबसे पहले किस प्रोसेस से पहुंचती? तो किडनी में सबको पता है सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है द ड्रग इज फिल्टर्ड अक्रॉस दी ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ ड्रग विल बी फिल्टर्ड? कौन सी तरह की दवाई फिल्टर होगी, लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल? वेरी गुड, द आंसर इज नॉट वाटर सॉल्युबल, आंसर इज लिपिड सॉल्युबल। हमने शुरू से तो पढ़ा था ना कि मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो अगर कोई दवाई लिपिड सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। बट ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में एक खास बात होती है, वो क्या? कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन परफोरेटेड होती है, फेनेस्ट्रेटेड होती है। मतलब ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में यहाँ पे पोर्स होते हैं, पोर्स, पोर्स होते हैं। अगर कोई दवाई लिपिड सॉल्युबल है वो तो मेम्ब्रेन क्रॉस करके आ ही जाए। बट अगर कोई वाटर सॉल्युबल है, इवन दैट ड्रग कैन बी फिल्टर्ड, क्योंकि वो पोर्स के थ्रू निकल आई। दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हर एक दवाई की हो सकती है, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल है चाहे वाटर सॉल्युबल है। ये सॉल्युबिलिटी बैरियर नहीं है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके आ जाएगी और वाटर सॉल्युबल पोर्स के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, बट खास बात क्या याद करनी है कि ये जो पोर्स हैं ये छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर नॉट बिग। तो अगर कोई दवाई बिग है, दैट कैन नॉट फिल्टर। बट हमने पहले ही पढ़ा था कि नो ड्रग इज बिग, बट व्हेन अ ड्रग बिहेव लाइक अ बिग मॉलिक्यूल, कब लगता है कि मैं बड़ी हो गई? जब वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाती है। सो द ओनली बैरियर टू फिल्ट्रेशन इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन कम होगा, अदरवाइज लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो व्हाट इज नॉर्मल जीएफआर? नॉर्मली जीएफआर की वैल्यू कितनी होती? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml पर मिनट। इसका क्या मतलब है कि हर एक मिनट में 125 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होके यूरिन बन जाता है। तो अगर आप एक घंटे में देखोगे तो वी हैव 60 मिनट्स इन एन आवर। तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 लीटर पर आवर। दैट मीन्स हर एक घंटे में 7.5 लीटर ब्लड फिल्टर हो रहा है। और अगर आप एक दिन में देखोगे, वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, तो इट विल बिकम नियरली 200 लीटर्स पर डे। मतलब डेली अराउंड 200 लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। बट नॉर्मली यूरिन कितना पास करते हैं हम एक दिन में? यूरिन नॉर्मली हम 2 लीटर पास करते हैं। तो अगर 200 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ था और यूरिन में सिर्फ 2 लीटर गया, दैट मीन्स 1% गया, तो बाकी 99% फिल्ट्रेट का क्या हुआ?
99% फिल्ट्रेट क्या हुआ, वो वापस आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सो 99% ऑफ द फिल्ट्रेट कम्स बैक, इट इज रीअब्सॉर्ब्ड। तो जब ब्लड वापस आ रहा है, फिल्ट्रेट वापस आ रहा है, तो जो दवाई फिल्टर हुई थी वो कहेगी मुझे भी ले चलो, वैसी बात है, दवाई भी वापस आना चाहेगी। बट यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। क्या डिफरेंस है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन तो परफोरेटेड थी, बट ट्यूबुलर मेम्ब्रेन में थोड़ी परफोरेशंस हैं, उसमें थोड़ी पोर्स हैं, वो तो कंप्लीट है। तो अगर वो कंप्लीट है तो क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल ड्रग तो नहीं आ सकती। तो रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ उसी दवाई की होगी जो लिपिड सॉल्युबल होगी, लिपिड सॉल्युबल विल बी रीअब्सॉर्ब। बट जो दवाई वाटर सॉल्युबल है वो फिल्टर तो हो गई थी बट वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकती, तो इट हैज टू गो आउट। वाटर सॉल्युबल दवाई के साथ धोखा हो गया, उसको फिल्टर तो कर लिया बट वापस लेके नहीं गई। जब वो वापस नहीं जा पाई तो उसको बाहर जाना पड़ा। तो नाउ यू कैन रियलाइज वाई मेटाबॉलिज्म अक्कर। याद है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म क्यों होता है, टू मेक अ ड्रग वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब हम वाटर सॉल्युबल क्यों करना चाहते, समझ आया, ताकि वो फिल्टर तो हो जाए बट वापस ना आ पाए। क्लियर, सो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। क्लियर, तो वाटर सॉल्युबल ड्रग वापस नहीं आ सकती, लिपिड सॉल्युबल वापस आ सकती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की, ये हम यूज कर सकते हैं ड्रग पॉइजनिंग में, जैसे एस्प्रिन पॉइजनिंग है। एस्प्रिन पॉइजनिंग है, सबसे पहला क्वेश्चन, एस्प्रिन का एंटीडोट क्या होता है? वेरी गुड, द आंसर इज नॉट एनेस्टाइलसिस्टिन। एनेस्टाइलसिस्टिन तो पैरासीटामोल का होता है, एस्प्रिन का कोई एंटीडोट नहीं होता, नो एंटीडोट। अब हमारे पास एंटीडोट तो है नहीं, तो अब हमारे पास एक ही मेन मेथड बचता है कि अगर एस्प्रिन की पॉइजनिंग हो गई तो जो भी एस्प्रिन फिल्टर हुई, किसी भी दवाई की पॉइजनिंग होगी तो जो भी किडनी में फिल्टर होती है वो तो होगी ना, तो जो भी फिल्टर हुई वो वापस ना आ पाए, क्योंकि अगर वो वापस आ गई तो फिर से पॉइजनिंग होगी। हम चाहते हैं कि वो सारी जो भी फिल्टर हुई है बाहर निकल जाए। दैट मीन्स पॉइजनिंग में हमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। अगर रीअब्जॉर्ब होगी तो पंगा हो जाएगा, हम चाहते हैं रीअब्जॉर्प्शन ना हो, सारी दवाई बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अब हम पहला प्रिंसिपल जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वो याद करते हैं कि ड्रग क्रॉसेस द मेम्ब्रेन इन विच मीडियम, याद है, व्हेन द मीडियम इज सेम, मतलब एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में क्रॉस करेगी, बेसिक बेसिक मीडियम में क्रॉस करेगी। और एस्प्रिन का पूरा नाम क्या है? एस्प्रिन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्प्रिन कौन सी ड्रग है? एसिडिक ड्रग है। तो अगर एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई तो मीडियम भी अगर एसिडिक हुआ, मतलब यूरिन भी अगर एसिडिक हुआ, तो वो तो वापस आ जाएगी, एसिडिक यूरिन में तो वापस आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे। अगर हम यूरिन को बेसिक कर दिया तो एस्प्रिन आयोनाइज हो जाएगी, जब वो आयोनाइज हो गई तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, और अगर वाटर सॉल्युबल हो गई तो वापस नहीं आ पाएगी। क्लियर, सो हम क्या करेंगे, एस्प्रिन पॉइजनिंग में वी विल मेक दी यूरिन एल्केलाइन, यूरिन को एल्केलाइन कर देंगे, मेक यूरिन एल्केलाइन। तो एल्केलाइन यूरिन में इट विल गेट आयोनाइज्ड और वी कैन से वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, और अगर वाटर सॉल्युबल हो गई तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, वापस नहीं जा पाएगी, और वापस नहीं जा पाएगी तो ये बाहर निकल जाएगी, पॉइजनिंग ठीक हो जाएगी। तो ये हम किसी भी एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग के लिए कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एसिडिक ड्रग्स हमने पहले भी पढ़ी थी, याद कर लो दोबारा से। एस्प्रिन पॉइजनिंग में सैलिसाइलेट पॉइजनिंग कहते हैं जिसको हम, दूसरा बारबिचुरेट की पॉइजनिंग में, और तीसरा मिथोट्रेक्सेट में भी कर सकते हैं। ठीक, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दोज ड्रग्स विच डू नॉट हैव एंटीडोट। अगर किसी का एंटीडोट हो तो सीधा एंटीडोट देके ठीक कर देंगे, इसलिए पैरासीटामोल में ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पैरासीटामोल में सीधा एनेस्टाइलसिस्टिन दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यूरिन को एल्केलाइन बनाएंगे कैसे? यूरिन को एल्केलाइन बनाने के लिए हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यूरिन को एल्केलाइन बना देता है, तो एसिडिक ड्रग्स निकल जाती। क्लियर, सिमिलरली अगर कोई बेसिक ड्रग पॉइजनिंग हो जाए, जैसे एम्फेटामिन पॉइजनिंग हो गई, रिमेंबर बेसिक ड्रग्स हमने कैसे याद की थी, जिसका भी नाम अमीन में खत्म होता है, एम्फेटामिन सॉरी मीन में, जिसका भी नाम ईन में खत्म होता है वो बेसिक ड्रग है। तो एम्फेटामिन पॉइजनिंग में हम क्या करेंगे, क्योंकि बेसिक ड्रग है तो हम यूरिन को क्या करना चाहेंगे, मेक द यूरिन एसिड, और जब यूरिन एसिडिक हो जाएगा तो एम्फेटामिन आयोनाइज हो जाएगी।
आयोनाइज हो गई तो ये वापस नहीं जा पाएगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो गया, अगर वापस नहीं जा पाई तो बॉडी से बाहर निकल जाए, सिंपल। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक यूरिन एसिडिक। यूरिन को एसिडिक बनाने के लिए हम देते हैं अमोनियम क्लोराइड। रिमेंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूरिन को एल्केलाइन या बेसिक बनाने के लिए देते हैं, और एसिडिक बनाने के लिए हम देते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज होते हो किससे एसिडिक होता है किससे बेसिक होता है, तो केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स में चले जाते हैं, इनको वाटर से रिएक्ट करवा दो। सोडियम बाइकार्बोनेट जब वाटर से रिएक्ट होगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, मीडियम बेसिक हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। क्लियर? तो अमोनियम क्लोराइड मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए और सोडियम बाइकार्बोनेट मीडियम को बेसिक बनाने के लिए काम आती है। ठीक, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है आपको कि ये जो दवाइयाँ हैं एक वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो ये जो यूरिन की पीएच चेंज कर रहे हैं ये किस तरह की दवाइयों में काम करेगी, वीक में या स्ट्रॉन्ग में? आंसर शुड ऑलवेज बी वीक। रीज़न क्या है? पहला सिंपल रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ ही नहीं करते। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ी दे देंगे कहीं पे, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी दे देंगे, तो आदमी जल ही जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हम क्लिनिकली यूज़ ही नहीं करते। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग बोलते इसलिए हैं क्योंकि कोई भी मीडियम हो वो आयोनाइज ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, वीक वालों की आयोनाइजेशन चेंज कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यूरिन को एल्कलाइन किस ड्रग पॉइजनिंग में करेंगे, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? तो आंसर शुड बी वीक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ओके, सो दो पैरामीटर्स हमने कर लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या है कि जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है हमारा उसमें पंप्स होते हैं, पंप पड़े होते हैं। कुछ दवाइयाँ ब्लड से सीधा ये पंप उठा के यूरिन में फेंक देता है। तो दो पंप हैं क्योंकि दो अलग अलग दवाइयों के लिए, एसिडिक दवाइयों के लिए अलग पंप है, बेसिक के लिए अलग पंप है। तो ब्लड से दवाई सीधा यूरिन में सिक्रीट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो सिक्रीशन क्या है? बेसिकली ये पंप की हेल्प से होती है। द ड्रग विल बी सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। इसका फिल्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ पेनिसिलिन। हमें पता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। अब ये शॉर्ट एक्टिंग क्यों होती हैं कि जब पेनिसिलिन हम देते हैं तो जो पंप है, ये ब्लड है, ये किडनी है हमारी, जो पंप है वो पेनिसिलिन को उठा के यूरिन में फेंक देता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इनकी बहुत फास्ट है, एक्शन 2-3 घंटे ही चलता है मैक्सिमम। तो ये जो पंप हैं, जो एसिडिक और बेसिक ड्रग के लिए हमने पंप पढ़े हैं, ये जो पंप है इनमें एक खास बात है कि ये नैरो गेट के जैसे हैं, छोटा सा दरवाजा है एक। इस पंप के थ्रू एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है। इस गेट के थ्रू एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं निकल सकती। अगर सपोज 2 गाड़ियां हैं तो एक को वेट करना पड़ेगा, दोनों नहीं निकल सकती। ठीक है, तो टेक्निकली इस टर्म को हम कहते हैं कि दीज पंप्स आर सैचुरेबल। सैचुरेबल है, एक टाइम पे एक को ही एक्सक्रीट कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने पेनिसिलिन के साथ एक और दवाई दे दी, प्रोबेनेसिड। अब प्रोबेनेसिड भी इसी पंप से बाहर जाने की कोशिश करती। ठीक, दैट मीन्स 2 गाड़ियां हैं और प्रोबेनेसिड जो है उसकी अफिनिटी ज़्यादा है। मतलब जब भी ये दोनों गाड़ियां इकट्ठी आएंगी तो ये प्रोबेनेसिड को जाने दे देगा, पेनिसिलिन को जाने नहीं देगा। तो बेसिकली क्या हुआ, जब हमने पेनिसिलिन दी साथ में प्रोबेनेसिड दी तो दोनों में कंपटीशन होने लग गया कि कौन इस पंप के थ्रू जाएगा। प्रोबेनेसिड की अफिनिटी ज़्यादा है तो हमेशा यही जाता रहा, तो पेनिसिलिन ब्लड में रुक गई, जब रुक गई तो लॉन्ग एक्टिंग हो गई। क्लियर? तो प्रोबेनेसिड इज एडेड टू पेनिसिलिन टू मेक द पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग। और कैसे लॉन्ग एक्टिंग बनाता है? बाय स्टॉपिंग द ट्यूबुलर सिक्रीशन। कंपटीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन को रोक देता है, पेनिसिलिन नहीं जा पाती तो लॉन्ग एक्टिंग हो जाती। क्लियर? तो ये 3 प्रोसेसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर? अब एक लास्ट चीज समझते हैं हम। ये ग्लोमेरुलस है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल टिब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। नाउ सपोज किसी दवाई के 100 मॉलिक्यूल फिल्टर हुए तो हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 100 मॉलिक्यूल्स। बट जो यूरिन में बाहर निकल गए, जो यूरिन में बाहर निकलते हैं उसको हम कह सकते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस, ठीक। जो यूरिन में बाहर निकले वो सिर्फ 50 निकले। मतलब अगर क्लियरेंस इज लेस देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन,
इससे क्या पता लगता है? अगर फिल्टर 100 हुए थे और बाहर सिर्फ 50 गए हैं, तो बाकी 50 कहाँ गए? एक ही जरिया बचता है, कहाँ? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक। तो हम कह सकते हैं अगर क्लियरेंस फिल्ट्रेशन से कम है तो दैट मीन्स ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है ना, लॉजिकल। दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो 100 था, बट जो क्लियरेंस था वो 150 हो गया, 150 मॉलिक्यूल बाहर गए। दैट मीन्स इफ क्लियरेंस इज मोर देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि 50 मॉलिक्यूल कहीं और से आए होंगे, और कहाँ से आ सकते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन से। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर फिल्ट्रेशन जो है वो उससे ज़्यादा है क्लियरेंस, तो मतलब कहीं और से आए, कहाँ से आए? सिक्रीशन से। अगर क्लियरेंस जो है वो कम है, मतलब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? रीअब्सॉर्ब। सो दैट इज समटाइम आस्क्ड इन दी MCQs। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी एक्सक्रीशन वाले पोर्शन में। क्विकली अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से टेक होम मैसेज क्या है, इस वीडियो में से आपको क्या क्या का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, कि एलिमिनेशन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन होता है, और एक्सक्रीशन से बॉडी से बाहर होता है। अब एक्सक्रीशन के जो हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में खास बात क्या पता होनी चाहिए कि लिपिड या वाटर सॉल्युबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, बट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से डिक्रीज हो जाती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग का होता है, तो इसमें हमने पॉइजनिंग वाला पढ़ा कि एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग के लिए यूरिन को एल्कलाइन कर दो, बेसिकली एसिडिक कर दो। और ट्यूबुलर सिक्रीशन हमने पढ़ा कि सैचुरेबल पंप की वजह से होता है, तो पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग करने के लिए प्रोबेंसेट देते हैं, क्योंकि वो उस पंप को इनहिबिट कर देती है। क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्विकली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। ईजी है, एल्कलिनाइजेशन है तो एसिडिक ड्रग के लिए होगा, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों तो ऑप्शन में है ही नहीं, वीक ही है सिर्फ, तो ईजी बन गया, तो वीकली एसिडिक ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑप्शन इज यूटिलाइज्ड इन सैलिसिलेट पॉइजनिंग? सैलिसिलेट मींस एस्पिरिन। एस्पिरिन पॉइजनिंग में क्या कर रहे थे? यूरिन को एल्कलाइन कर रहे थे, एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन, अगेन ईजी क्वेश्चन। So this is about the excretion. So we have completed ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इतनी मेहनत कर चुके हो, बट इतनी मेहनत सिर्फ यहाँ पे रुकने के लिए नहीं की है, मंजिल तक पहुँचना है, ठीक है? तो यू शुड नॉट स्टॉप, कीप वर्किंग हार्ड। यू डिड नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार, यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।